नमस्कार। द अनटचेबल जो उपन्यास है, मैं उसको वर्ड फॉर वर्ड या लाइन बाय लाइन पढ़ाना चाहती हूँ पूरा हिंदी में। लेकिन एक तो उसमें काफ़ी शब्द ऐसे हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली हम बोल नहीं सकते, और दूसरा उसमें गालियाँ बहुत हैं। तो मैं लगातार को मतलब चाह रही हूँ, लेकिन अपलोड कर नहीं पा रही हूँ, थोड़ी हेजिटेशन हो रही है। देखती हूँ, कोशिश करूँगी अपलोड करने की। लेकिन उससे पहले हम एक क्रिटिकल क्वेश्चन देख लेते हैं। अक्सर जो क्रिटिकल क्वेश्चन अनटचेबल पे पूछा जाता है वो है द अनटचेबल एज अ सोशियोलॉजिकल नॉवल, या फिर क्रिटिकल अप्रिसिएशन पूछ ली जाती है, राइट अ क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द अनटचेबल। या फिर ये जैसे क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द थीम ऑफ द नॉवल अनटचेबल। या फिर जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 है, डिस्क्राइब द वेज इन विच द स्वीपर्स वर सेग्रीगेटेड, डिस्क्रिमिनेटेड एंड ह्यूमिलिएटेड बाय द हाई कास्ट हिंदूज़। तो किस तरीके से जो स्वीपर्स थे उनको अलग किया जाता था, और कैसे उनका अपमान किया जाता था। तो ये दिखाया गया है अनटचेबल में। किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन मतलब वही है कि आपको एक क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखनी है इस नॉवल की, और ये दिखाना है कि किस तरीके से डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो चलिए देखते हैं आपको इसके जवाब में क्या लिखना है। सबसे पहला हेडिंग है अ सोशोलॉजिकल डॉक्यूमेंट, यानी एक समाज शास्त्रीय अभिलेख है ये। द नॉवल अनटचेबल इज़ अ सोशोलॉजिकल डॉक्यूमेंट, यानी जो उपन्यास अनटचेबल है वो ये एक समाज शास्त्रीय अभिलेख है। इट हाईलाइट्स द इवल्स ऑफ कास्ट सिस्टम इन आवर कंट्री, हमारे देश में जो जाति प्रथा की बुराइयां हैं वो यहाँ हाईलाइट की गई हैं, उन पर प्रकाश डाला गया है। It exposes the ways in which the low caste people, particularly the sweepers, were discriminated, exploited, abused and humiliated. तो ये एक्सपोज करता है, पोल खोलता है, दिखाता है कि कैसे जो लो कास्ट पीपल होते थे, यानी जो दलित लोग होते थे, खासकर जो स्वीपर होते थे, उनके साथ कैसा अन्याय किया जाता था, उनका किस प्रकार शोषण किया जाता था, कैसे उनका अपमान किया जाता था उच्च वर्ग के या उच्च जाति के हिंदू लोगों द्वारा। It also brings out the fact how they were deprived of schooling and useful jobs, and how they were forced to undertake the most degrading work in society. इस उपन्यास में ये भी दिखाया गया है कि कैसे उनको स्कूलिंग यानी शिक्षा से उनको वंचित रखा जाता था, यूज़फुल जो जॉब्स होते थे, उच्च कोटि के जो काम होते थे उनसे अलग रखा जाता था, और उनको बाध्य किया जाता था सबसे ज़्यादा निम्न प्रकृति के कार्य करने के लिए। फिर है सेग्रीगेशन ऑफ स्वीपर्स, यानी स्वीपर्स को समाज से अलग रखा जाना। इनके जो घर होते थे वो गांव से बाहर होते थे, उनके साथ उठना बैठना, उनका स्पर्श करना, वो सब कुछ वर्जित था, है ना। तो सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग करना। तो इनको बाकी समाज से अलग रखा जाता था। जो दलित वर्ग होता था या जो शूद्र वर्ण हैं, 4 वर्ण हैं होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो जो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये लोग और जो शूद्र वर्ण है चौथा, वो अलग रहता था, उसको सेग्रीगेट करके रखा जाता था बाकी 3 वर्णों से। In the caste-ridden Indian society, the sweepers were treated as untouchables and segregated from the mainstream of life. यानी जात पात से भरा हुआ जो भारतीय समाज था उसमें स्वीपर्स को अनटचेबल यानी अछूत माना जाता था, और जो मुख्य धारा थी समाज की उससे अलग रखा जाता था। इन बुलंदशहर देयर वॉज अ कॉलोनी ऑफ ए स्मॉल मड वॉल्ड हाउसेज सेपरेट फ्रॉम द टाउन एंड कैंटोनमेंट, यानी बुलंदशहर में एक कॉलोनी थी मड वॉल्ड यानी मिट्टी की दीवारों वाले घरों की, सेपरेट जो कि अलग थी, फ्रॉम द टाउन यानी शहर से, कस्बे से, एंड कैंटोनमेंट बोर्ड से, कैंटोनमेंट से एरिया जो था, आर्मी एरिया था, उससे अलग थी। देयर वर लिव्ड द वर नहीं आएगा यहाँ, देयर लिव्ड द आउटकास्ट फ्रॉम द हिंदू सोसाइटी लाइक द स्वीपर्स, द लेदर वर्कर्स, द बार्बर्स, द वॉशरमैन, द वाटर कैरियर्स एट्सेट्रा। तो ये जो कस्बे के बाहर बनी हुई कॉलोनी थी, इसमें कौन कौन लोग रहते थे? खासकर स्वीपर्स रहते थे,
लेदर वर्कर्स जो चमड़े का काम करते थे, चर्मकार रहते थे। बार्बर्स रहते थे जो बाल काटने वाले होते हैं, नाई। वॉशरमैन धोबी रहते थे, और वाटर कैरियर्स भिश्ती रहते थे। द कॉलोनी, अच्छा भाई कोई अगर ऐसा जाति सूचक शब्द हो जो किसी को गलत लगे तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। हालांकि जो दिए हुए हैं शब्द मैं उन्हीं का अर्थ आपको बता रही हूँ, और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कोई ऐसा जाति सूचक शब्द मेरे मुंह से ना निकले जो आपको बुरा लगे, लेकिन ये कास्ट के नाम हैं। The colony lay by the side of a brook soiled by the dirt and filth of public latrines. तो ये जो कॉलोनी थी वो बहुत गंदी कॉलोनी थी, धूल माटी से भरी हुई, और जहाँ पाखाने बने हुए थे, गंदगी थी और पाखाने बने हुए थे। लोग वहाँ सिर्फ सुबह शौच के लिए आते, मतलब सुबह शाम जितने भी टाइम लोग जाते हों तो उधर उस साइड लोग शौच के लिए आते थे। इट बैडली स्मेल्ड ऑफ द स्किन्स ऑफ डेड एनिमल्स लेफ्ट टू ड्राई ऑन द बैंक्स ऑफ द ब्रुक। अब वहाँ पर एक तालाब है, ब्रुक माने वैसे झरना होता है, नहर है या तालाब है या बम्बा होते हैं, तो उसके किनारे पर ये मरे हुए जानवरों की जो खाल है वो सूखने पड़ी हुई होती थी, क्योंकि चर्मकार लोग यहाँ रहते थे, चमड़े का काम करते थे, और मरे हुए जानवरों की खाल वो वहीं सुखाते थे, तो उसकी बहुत तेज़ बदबू आती थी। इट वॉज एन अनकंजीनियल प्लेस टू लिव इन। अनकंजीनियल का मतलब होता है अस्वास्थ्यकर, जो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हो। तो ये एक ऐसी जगह थी जो रहने के लिए अस्वास्थ्यकर थी। लाखा, हु वॉज द जमादार ऑफ स्वीपर्स, लिव्ड विद हिज फैमिली इन अ डार्क डिंगी वन रूम मड वॉल्ड हट। अब यहाँ इस एरिया में लाखा अपने परिवार के साथ रहता। लाखा जमादार था स्वीपर्स का, और वो अपने परिवार के साथ एक गंदी मैली कुचैली सी और मिट्टी की बनी हुई झोंपड़ी में रहता था, जिसमें एक ही कमरा था। He was in charge of the 3 rows of public latrines lining the extreme end of the colony. तो कॉलोनी के एक्सट्रीम एंड पर, मतलब बिल्कुल छोर पर, एक्सट्रीम एंड का मतलब बिल्कुल किनारे पर, छोर पर जो पब्लिक लैट्रिन बनी हुई थी उनकी 3 जो लाइनें थी, 3 रोज यानी 3 लाइनों का वो इंचार्ज था, उसी को साफ सफाई उनकी देखनी होती थी। The sweepers had no other jobs except to sweep and clean latrines in order to get their bread. तो ये जो सफाई कर्मी हैं इनके पास और कोई तरीका नहीं था अपनी रोजी रोटी कमाने का, सिवाय इन पब्लिक लैट्रिन्स को साफ़ करने के, यानी जो पाखाने हैं उनको साफ़ करने के अलावा वो और किसी तरीके से अपनी रोजी रोटी नहीं कमा सकते थे, है ना। अब आज़ादी के बाद पहले भी काफ़ी सुधार आया, राजा राम मोहन रॉय और बहुत सारे समाज सुधारकों ने बहुत प्रयास किए, तो जात पात को ख़त्म किया, और जब से देश आज़ाद हुआ है और हमारा संविधान बना है, अब तो ये प्रथा बिल्कुल समाप्त हो गई है, और अब तो किसी भी वर्ग का, किसी भी जाति का व्यक्ति कोई भी काम कर सकता है। तो बहुत सुधार आया है समाज में। आगे देखते हैं, नेक्स्ट हेडिंग है नो स्कूलिंग ऑफ आउटकास्ट। तो इस उपन्यास में जो आप देखते हैं वो बहुत पुराने समय का वाकया है जो आप देख रहे हैं। उस वक्त समाज ऐसा हुआ करता था, भारतीय समाज। नो स्कूलिंग फॉर आउटकास्ट यानी जो अछूत लोग हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए कोई शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। द पीपल ऑफ द आउटकास्ट वर डिप्राइव्ड ऑफ स्कूलिंग। तो जो अछूत बच्चे थे उनको शिक्षा से वंचित रखा जाता था। दे वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल्स फॉर फियर ऑफ टचिंग एंड पॉल्यूटिंग द चिल्ड्रन ऑफ द हाई कास्ट। अब उनको स्कूल क्यों नहीं जाने दिया जाता था कि भाई स्कूल जाएंगे तो जो उच्च जाति के बच्चे हैं उनके साथ बैठेंगे और उनको गंदा करेंगे। इवन टीचर्स वर नॉट विलिंग टू गिव देम लेसन्स। यहाँ तक कि शिक्षक भी उनको पढ़ाना नहीं चाहते थे, क्योंकि जो शिक्षक होते थे मेनली ब्राह्मण वर्ग के होते थे। शिक्षा प्रदान करना ब्राह्मणों का उत्तरदायित्व था। जो 4 वर्ण थे उनमें से
जो ब्राह्मण वर्ण था उसका उत्तरदायित्व था लोगों को शिक्षा देना, जो क्षत्रिय वर्ण था उसका उत्तरदायित्व था देश की रक्षा करना, जो वैश्य वर्ण था उसका उत्तरदायित्व था लोगों का पेट भरना, व्यापार करना, और जो शूद्र वर्ण था उसका उत्तरदायित्व था इन 3 वर्णों की सभी की सेवा करना। तो जो टीचर्स होते थे जनरली ब्राह्मण्स थे, तो वो भी अलाउड नहीं करते थे इन लोगों को पढ़ाना। बाखा हैड अ बर्निंग डिज़ायर टू गो टू स्कूल सो दैट ही कुड बिकम अ जेंटलमैन। अब बाखा के अंदर बहुत इच्छा थी कि वो स्कूल जाए। बाखा हीरो है इस उपन्यास का, तो ताकि वो एक जेंटलमैन यानी सभ्य व्यक्ति बन सके, बट ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ इट, लेकिन उसे इससे वंचित रखा गया। सो ही मेड एन अरेंजमेंट फॉर हिज स्कूलिंग विद द सन ऑफ द बड़ा बाबू। इसलिए उसने अपनी स्कूलिंग की व्यवस्था की बड़े बाबू के बेटे के साथ। ही पेड हिम एन आना फॉर अ लेसन, वो उसको एक पाठ का 1 आना देता था। फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, नॉट अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द विलेज वेल। अब अभी तो क्या है, नल होते हैं, हैंडपम्प होते हैं। अब तो खैर सभी के यहाँ समर लगे हुए हैं या गवर्नमेंट वाटर सप्लाई है, अब तो काफ़ी समय बदल चुका है। लेकिन उस वक्त गांव में कुआं होता था और कुएं पर इन लोगों को पानी खुद लेना अलाउड नहीं था, यानी ये अपना उस बाल्टी को डुबा कर, जो कुएं में बाल्टी डाली जाती है, अपना पानी नहीं खींच सकते थे, अपने लिए नहीं ले सकते थे। कोई दया करके इनके घड़े में पानी डाल देता था तो वो उसको लेकर चले जाते थे। तो उनको गांव के कुएं से पानी खींचना अलाउड नहीं था, इजाज़त नहीं थी। द पीपल ऑफ द आउटकास्ट, जो अछूत वर्ग के लोग होते थे, हैड नो वेल ऑफ देयर ओन। एक तो उनका खुद का कोई कुआं नहीं होता था गांव में। भाई अगर आप अपने कुएं से उनको पानी नहीं लेने दे रहे तो उनका अलग कुआं बना दो। तो पहले तो उनका कोई कुआं नहीं होता था, और टू टेक वाटर फ्रॉम इट, जिससे वो पानी निकाल सकें। द द नहीं आएगा यहाँ, दे आएगा। दे डिपेंडेड फॉर वाटर ऑन द वेल यूज्ड बाय द अदर कास्ट। तो वो अपने पानी के लिए दूसरे जातियों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले कुएं पर ही निर्भर होते थे। दे वर नॉट अलाउड टू क्लाइम इवन द स्टेप्स ऑफ द वेल। तो कुएं की सीढ़ियाँ भी चढ़ना उनके लिए मना था। दे वेटेड फॉर समवन टू कम एंड ड्रॉ वाटर फॉर देम। तो वो इंतज़ार करते थे कि भाई कोई आए और उनको पानी निकाल कर दे दे। सोहनी एंड गुलाबो एंड अदर सच वेमेन हैड टू वेट फॉर अ बकेट फुल ऑफ वाटर। सोहनी, गुलाबो और बहुत सारी स्त्रियां थीं जो एक बाल्टी पानी के लिए वहाँ लाइन लगाकर बैठी रहती थीं, इंतज़ार करती थीं। बड़ा मार्मिक वर्णन है, आप के पास होगा तो पढ़ लीजिए, मैं कोशिश करूँगी अपलोड करने की। मैंने तो इसको कई बार पढ़ा है उपन्यास को, और मेरी खुद की आंखों में आंसू आ जाते हैं इसको पढ़ते हुए, उस अन्याय को देखते हुए। तो इन लोगों को इंतज़ार करना पड़ता है, वहाँ पर घड़े लेके बैठे रहते हैं। किसी को दया आ गई तो डाल दिया, नहीं तो बैठी हैं पानी के लिए। फिर है नेक्स्ट हेडिंग, नो एंट्री इन द टेम्पल्स, यानी उनको मंदिर में जाने की भी इजाज़त नहीं है। यानी वहाँ कुएं पर जाने की इजाज़त नहीं है, और भगवान भी केवल 3 वर्णों के लिए है, इनके लिए नहीं है। मंदिर में नहीं जा सकते ये। अब तो जा सकते हैं, अब तो खैर कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन उस वक्त की व्यवस्था ऐसी थी, सामाजिक व्यवस्था को, उनको मंदिर में जाना अलाउड नहीं था। द लो कास्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू एंटर द टेम्पल एंड पॉल्यूट इट बाय देयर टच। तो इनको इजाज़त नहीं थी कि ये मंदिर में जाएं और अपने स्पर्श से उस मंदिर को गंदा कर दें। बाखा वेंट टू द विलेज टेम्पल टू स्वीप एंड क्लीन इट्स कोर्टयार्ड। बाखा गांव के मंदिर में जाता है, उसके आंगन को जो बाहर में होता है तो उसके अहाते को साफ करने के लिए। ही वॉन्टेड टू गेट इनसाइड इट बट ही हैड नो करेज टू डू सो। वो मंदिर के अंदर जाना चाहता है, भगवान के दर्शन करना चाहता है, लेकिन उसके अंदर हिम्मत नहीं होती अंदर जाने की। ही न्यू दैट हिज एंट्री इन टू द टेम्पल वुड पॉल्यूट इट पास्ट प्यूरिफिकेशन। वो जानता है कि उसकी जब एंट्री होगी, उसका जब प्रवेश होगा मंदिर में, तो वुड पॉल्यूटेड, इससे क्या मंदिर अपवित्र हो जाएगा। पास्ट प्यूरिफिकेशन, पास्ट प्यूरिफिकेशन का मतलब हुआ कि फिर उसकी शुद्धि नहीं हो सकती,
है ना, पास्ट माने गुजर जाएगा, शुद्धिकरण से आगे गुजर जाएगा, मतलब वो संभव नहीं है शुद्धिकरण उसका। हाउएवर, लेकिन ही मस्टर्ड अप हिज करेज, उसने अपनी हिम्मत बटोरी एंड रीच द टॉप स्टेप ऑफ द टेम्पल, और मंदिर की सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर पहुंच गया। फ्रॉम वेयर ही कुड सी द इमेजेस ऑफ गॉड्स केप्ट इन द डार्क सैंक्टम, जहाँ से वो जो देवताओं की, भगवान की मूर्ति देख सकता था, जो कि अंदर सैंक्टम में रखी होती हैं, देवघर जो अंदर होता है गर्भगृह में रखी होती हैं, वो देख सके। ही ऑल्सो सो द टू प्रीस्ट परफॉर्मिंग द मॉर्निंग सर्विस, उसने 2 पुजारियों को भी देखा जो कि सुबह की पूजा कर रहे थे। एज सून एज द प्रीस्ट सॉ बाखा इनसाइड द टेम्पल ही स्टार्टेड शाउटिंग, अब जैसे ही पुजारी की नज़र पड़ती है बाखा पर तो वो चिल्लाने लगता है, पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड पॉल्यूटेड, यानी अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया, अपवित्र हो गया। द क्राउड ऑल्सो शाउटेड आफ्टर हिम, अब जो भीड़ थी वो भी उसके पीछे पीछे चिल्लाने लगी। गेट ऑफ द स्टेप्स स्केवेंजर, सीढ़ियों से नीचे उतरो। स्केवेंजर के लिए जो शब्द अभी प्रयोग किया जाता था, इसकी जो हिंदी है वो तो कानूनन वर्जित है, बोल नहीं सकते उस शब्द को, लेकिन आप स्वीपर बोल सकते हैं, सफाई कर्मी। यू हैव डिफाइल्ड द टेम्पल, तुमने मंदिर को गंदा कर दिया। गेट डाउन गेट अवे, नीचे उतरो और भागो यहाँ से, डॉग, कुत्ते। इन द मीन टाइम इस बीच समवन फ्रॉम द क्राउड स्लैप्ड बाखा, भीड़ में से कोई बाखा को चांटा मार देता है। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग है अनाउंसमेंट ऑफ द अप्रोच ऑफ अ स्वीपर, यानी अगर एक स्वीपर आ रहा है तो उसको आवाज़ लगानी पड़ती थी कि मैं आ रहा हूँ, यानी लोग उसके लिए रास्ता छोड़ देते थे ताकि उससे टच ना हो जाएं या उसकी झाड़ू से टच ना हो जाएं ना, झाड़ू क्योंकि गंदी ही रहती है तो उससे टच होने से बच जाएं। इफ़ अ स्वीपर वॉज टू पास बाय अ विलेज वे, तो एक स्वीपर को यदि गांव के रास्ते से गुजरना होता था, ही हैड टू अनाउंस हिज अप्रोच, तो उसको अपने आने की घोषणा करनी पड़ती थी, चिल्लाना पड़ता था कि स्वीपर आ रहा है, सो दैट ही डिड नॉट टच एंड पॉल्यूट एनी पासर बाय, ताकि वो स्पर्श न हो जाए या गंदा न कर दे किसी भी राहगीर को। इफ़ ही टच्ड एनी वन, अगर वो किसी से स्पर्श हो जाता था ऑन द वे, रास्ते में, द पासर बाय हैड टू टेक अ फ्रेश बाथ, तो राहगीर को पुनः स्नान करना पड़ता था, नहाना पड़ता था। बाखा वॉज इंसल्टेड एंड एब्यूज्ड, बाखा का अपमान किया जाता था, उसे गालियाँ दी जाती थी, बिकॉज क्योंकि ही वेंट पास द ब्राह्मण प्रीस्ट एंड डिफाइल्ड हिम, क्योंकि वो ब्राह्मण पुजारी के बगल से गुजर गया और उसको अपवित्र कर दिया। व्हेन बाखा वॉक्ड ऑन द वे स्मोकिंग हिज सिगरेट, जब बाखा रास्ते से गुजर रहा है सिगरेट पीते हुए, ही हर्ड समवन शाउटिंग, उसने किसी को चिल्लाते हुए सुना, कीप टू द साइड ऑफ द रोड, ओए लो कास्ट वर्मिन, तो मतलब कोई चिल्ला रहा है कि तुम सड़क के किनारे चलो, निम्न जाति के कीड़े। वाई डोंट यू कॉल, तुम आवाज़ क्यों नहीं देते, यू स्वाइन, तुम सुअर, एंड अनाउंस योर अप्रोच, और अपने आने की घोषणा क्यों नहीं करते, क्योंकि वो सिगरेट पी रहा है, अब सिगरेट पी रहा है तो वो बोल नहीं रहा, तो उसको कोई गालियाँ दे रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट हेडिंग है ह्यूमिलिएशन बाय शॉपकीपर्स, तो कोई भी पीछे नहीं रहता उसका अपमान करने से, चाहे वो पुजारी हों चाहे शॉपकीपर्स हों। तो देखिए शॉपकीपर्स जो कि दुकानदार हैं वो भी उसका अपमान करते हैं। When Bakha got a packet of cigarettes from a betel leaf seller and put his Anna on the board near the shopkeeper did not touch the coin before throwing some water over it. तो एक पनवाड़ी की दुकान से बाखा सिगरेट का पैकेट खरीदता है ना, बीटल लीफ, पान को बोलते हैं बीटल लीफ से ना, मतलब कि पनवाड़ी। तो एक पान बेचने वाला जो दुकानदार है वो भी इतना छुआछूत मानता है कि जब वो सिगरेट का पैकेट खरीद कर उसको एक सिक्का देता है, तो उस सिक्के को, कॉइन को, वो शॉपकीपर पहले पानी से धोता है तब छूता है।
Then he flung a packet of cigarette at Bakha as a butcher might throw a bone to a dog. तो अब देखिए पैसे ले रहा है और सिगरेट दे रहा है, फिर भी ऐसे फेंकता है सिगरेट के पैकेट को जैसे कि कोई कसाई एक कुत्ते के सामने हड्डी फेंक रहा हो. ऑन द वे रास्ते में बाखा बॉट 4 आनाज वर्थ ऑफ जलेबीज. बाखा 4 आना की जलेबी खरीदता है. द कन्फेक्शनर रोल्ड द जलेबीज इनटू अ पीस ऑफ पेपर एंड थ्रू इट एट बाखा लाइक अ क्रिकेट बॉल. अब देखिए हलवाई भी पैसे ले रहा है और जलेबी दे रहा है, लेकिन वो भी कैसे दे रहा है कि एक कागज़ के टुकड़े में जलेबियों को उसने लपेट दिया और जैसे क्रिकेट की गेंद फेंकी जाती है ऐसे बाखा की ओर उसने जलेबी फेंकी कागज़ में लपेट के. तो ये देखिए शॉपकीपर्स के द्वारा इस तरीके से अपमान किया जाता है. फिर आगे देखिए जो अगला हेडिंग है, ह्यूमिलिएशन ऑफ लाखा बाय हकीम जी. अब हकीम जी के द्वारा भी भाई उसका अपमान किया जाता है. आपने एक दो फिल्म में भी देखा होगा कि भाई ऐसा दिखाया जाता है कि डॉक्टर हैं, उसकी नाड़ी कैसे छुएं, वैद्य जी हैं तो नाड़ी कैसे छुएं. तो व्हेन बाखा वॉज अ स्मॉल चाइल्ड, जब बाखा एक छोटा बच्चा था, ही फेल इल, वो बीमार पड़ गया. ही वॉज ऑन द डेथ बेड, वो मृत्युशैया पर था. लाखा रेन टू द हकीम जी, तो लाखा हकीम जी के पास दौड़ा गया. एंड कॉट हिज फीट एंड प्रेड हिम टू सेव द चाइल्ड ऑफ हिज सन, टू द लाइफ सेव द लाइफ ऑफ हिज सन. तो वो जाकर लाखा उस हकीम जी के कदमों में गिर गया और बोला कि मेरे बेटे की ज़िंदगी बचा लो. द हकीम जी शाउटेड, तो हकीम जी चिल्लाए, चांडाल, बाय हुज ऑर्डर्स हैव यू कम हियर, किसकी इजाज़त से तुम यहाँ आए. यू हैव पॉल्यूटेड हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ वर्थ ऑफ मेडिसिन, तुमने सैकड़ों रुपए की दवाई अपवित्र कर दी. विल यू पे फॉर इट, क्या तुम इसकी कीमत अदा करोगे. फिर देखिए थ्रोइंग ऑफ चपातीज़. अच्छा, इनको इनके काम के बदले रोटियां दी जाती थीं. रोटियां भी जैसे सुबह की जो बच गई तो शाम को दे दी, या शाम को जो बच गई तो वो सुबह को दे दी. इस तरह से रोटियां दी जाती थीं, वो भी फेंक कर ही दी जाती हैं. देखिए दी जाती थीं, मतलब अभी तो नहीं, अभी तो कौन रोटी मांगता है. आफ्टर फिनिशिंग हिज मॉर्निंग वर्क इन द सिटी, अपना सुबह का काम ख़त्म करके शहर में, बाखा वेंट इनटू द लेन टू कलेक्ट चपातीज़ फॉर हिज लंच. बाखा गली में जाता है अपने लंच के लिए रोटियां इकट्ठी करने. ही वेंट फ्रॉम डोर टू डोर शाउटिंग फॉर ब्रेड, वो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे तक जाता है रोटी मांगने के लिए. Nobody opened her door and offered a piece of bread to him by hand. अब कोई भी अपने घर का दरवाज़ा खोल के हाथ से उसको रोटी नहीं देता. The bread was rather thrown down from a roof. अब रोटी क्या है, छत से फेंक दी जाती थी. बाखा caught it like a cricket ball. बाखा उन रोटियों को ऐसे लपकता था जैसे कि क्रिकेट की बॉल गेंद लपकी जाती है, कैच. फिर नेक्स्ट हेडिंग देखिए, लेफ़्ट ओवर फूड फॉर द स्वीपर्स. तो स्वीपर्स के लिए बचा हुआ भोजन जो था झूठन, वो दी जाती थी. कहीं जैसे गांव में दावत होती थी, ये तो हम लोगों ने भी अपने बचपन में कई बार देखा है, हालांकि हम तो आज़ादी के बहुत बाद पैदा हुए हैं. हालांकि वो शायद अपने खाने के लिए नहीं ले जाते थे, अपने सूअरों के लिए ले जाते थे, जो हमने देखा था, क्योंकि सूअर पालते हैं और जो बचा हुआ भोजन है वो वेस्ट ना हो, कम से कम उनके सूअर खा लेते हैं, तो वो ले जाते हैं. लेकिन जिस वक्त का ये उपन्यास है उस वक्त तो वो खाने के लिए भी ले जाते थे वो बचा हुआ भोजन. On the occasion of marriage, the sweepers collected leftover food from the trays of the high caste Hindus. तो शादी ब्याह के अवसर पर जो दावतें होती थीं उसमें से ये लोग बचा हुआ जो भोजन होता था वो समेट कर ले जाते थे. They got leftover crumbs of bread, vegetables, curry, sweets, lentil and pickles. They brought home those leaving and ate them fondly. तो दे गॉट, वो मतलब इकट्ठा करते थे. लेफ्ट ओवर माने बचे हुए, क्रम्स ऑफ ब्रेड यानी रोटी के टुकड़े,
वेजिटेबल्स सब्जियां, कड़ी, स्वीट्स मिठाइयाँ, लेंटिल माने दालें होती हैं, एंड पिकल्स अचार, ये सारी चीज़ें वो इकट्ठा करते थे। दे ब्रॉट होम, वो घर ले आते थे, दोज लीविंग्स, इन बची हुई चीज़ों को, एंड एट देम फॉन्डली, और बड़े शौक से इनको खाते थे। सॉल्यूशंस यानी इन समस्याओं के को सुलझाने के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं कि कैसे इन समस्याओं को समाप्त किया जा सकता है, कैसे इनका हल निकाला जा सकता है। देयर आर मैनी सॉल्यूशंस ऑफर्ड इन द नॉवल टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी अस्पृश्यता की इस समस्या को सुलझाने के कई सुझाव, कई हल दिए गए हैं उपन्यास में। द फर्स्ट सॉल्यूशन, पहला हल, ऑफर्ड बाय कर्नल हचिंसन इज द कन्वर्जन ऑफ द अनटचेबल्स इनटू क्रिश्चियनिटी। तो कर्नल हचिंसन का सुझाव ये है कि इन सब दलितों को क्रिश्चियन बना लिया जाए, और इस तरीके से बहुत सारे कन्वर्जन हुए भी थे, है ना, क्योंकि यहाँ अपमानित महसूस करते थे हिंदू धर्म में, तो उस अपमान से बचने के लिए इनको इस तरीके के बहुत सारे प्रलोभन दिए भी गए, और उनको खान पान से मदद की गई, पैसे से मदद की गई, और बहुत सारे कन्वर्जन हुए इस तरीके से। तो कर्नल हचिंसन का ये सुझाव है कि इनको कन्वर्ट कर दिया जाए। फिर दिस सॉल्यूशन इज़ टर्न डाउन बाय बोथ लाखा एंड बाखा, तो ये जो सॉल्यूशन है ये दोनों के द्वारा ठुकरा दिया जाता है, लाखा बाखा के द्वारा। द सेकेंड सॉल्यूशन इज़ ऑफर्ड बाय महात्मा गांधी हु रिगार्डेड अनटचेबिलिटी एज अ ब्लॉट ऑन हिंदुइज्म। दूसरा सॉल्यूशन महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया, जो कि अस्पृश्यता को हिंदू धर्म पर एक धब्बा मानते थे। वास्तव में धब्बा था, अच्छा हुआ छूट गया, अब सब बराबर हैं। आप कहीं भी जाइए, कॉलेज में, स्कूल में, सब साथ बैठते हैं, साथ खाते हैं, साथ में आज बहुत सारे हमारे साथ जो टीचर्स हैं वो सभी जातियों के हैं, और हम सब साथ मिलकर बैठते हैं, खाते हैं। तो अब ये धब्बा ख़त्म हो गया है, बहुत प्रयासों के बाद हुआ हालांकि, लेकिन देखिए हर धर्म में, हर जगह कुछ बुराइयां रहती हैं। जैसे आप यूरोप में देखें, यूरोप वाले इस बात को लेके बड़ा हम लोगों को ताने देते हैं कि भारत में ये जाति प्रथा थी और छुआछूत थी, लेकिन उनके यहाँ तो और भी बुरा था। उनके वहाँ तो स्लेवरी सिस्टम था कि लोगों को उठाकर बेच दिया, कोई पत्नी को कहीं बेच दिया, पति को कहीं बेच दिया, बच्चों को कहीं बेच दिया, वो कभी आपस में मिल नहीं पाते थे। कम से कम हमारे यहाँ वो समाज में अपने परिवार के साथ तो रहते थे, है ना, जुल्म होता था या उनके साथ अत्याचार होता था तो एक दूसरे के साथ शेयर तो कर सकते थे अपने दुख को, लेकिन वहाँ तो बहुत ही भयावह स्थिति थी। तो वहाँ भी वो बुराई ख़त्म हुई, हमारे यहाँ भी वो ये बुराई ख़त्म हुई। फिर देखिए ही आस, तो ये सॉल्यूशन गांधी जी ने दिया। ही आज द हरिजन्स नॉट टू कलेक्ट लेफ्ट ओवर फूड फ्रॉम द प्लेट्स। उन्होंने हरिजनों से कहा कि बचा हुआ भोजन इन पत्तलों से मत इकट्ठा करो। ही आज देम टू एक्सेप्ट ओनली गुड एंड साउंड ग्रेन फॉर देयर वर्क एंड गेट रिड ऑफ देयर बैड हैबिट्स। उन्होंने कहा कि केवल अच्छा और पवित्र जो अनाज है, भोजन है, वही अपने काम के बदले लो, और अपनी बुरी आदतों को, जैसे दारू पीना, ताड़ी पीना, सिगरेट पीना, है ना, जुआ खेलना, इन सारी बुरी आदतों को छोड़ो। द थर्ड सॉल्यूशन इज़ ऑफर्ड बाय R.N. बशीर, और जो तीसरा सॉल्यूशन है वो R.N. बशीर के द्वारा दिया जाता है। हु सेड, जिन्होंने कहा, दैट इफ़ द स्वीपर्स चेंज देयर प्रोफेशन, कि अगर सफाई कर्मी अपना व्यवसाय बदल दें, दे वुड रिमेन नो लॉन्गर अनटचेबल्स, तो वो फिर अस्पृश्य नहीं रहेंगे। इफ़ द फ्लश सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड, अगर फ्लश सिस्टम आ जाए, दे कुड बी फ्री फ्रॉम द स्टिग्मा ऑफ अनटचेबिलिटी एंड कुड एज्यूम द डिग्निटी ऑफ स्टेटस। तो उनके उन लोगों के जाति से ये जो स्टिग्मा माने होता है दाग, अस्पृश्यता का दाग उनकी बिरादरी से छूट जाएगा और उनको भी समाज में सम्मान मिल जाएगा। तो अब तो वैसे भी फ्लश सिस्टम है सभी के घरों में, जो है बने हुए हैं पाखाने, सीवेज सिस्टम है, और मशीन आती है वो साफ़ करके ले जाती है। तो अब तो खैर बहुत टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है और ये जो व्यवस्था थी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, अस्पृश्यता ख़त्म हो चुकी है। तो ये थी क्रिटिकल एप्रिसिएशन इस उपन्यास की।